यहाँ पर कई बार अविभाजित लाभ या हम कह सकते हैं कि अविभाजित लाभ हानि और संचय का विभाजन भी करना होता है हमको। जब हम इस तरह के अविभाजित लाभ और संचय की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन से लाभ, किस किस तरह के संचय शामिल होते हैं ये देखते हैं। ये हो सकता है आपका सामान्य संचय हो सकता है, या लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष हो सकता है, या ये हो सकता है आपका कर्मचारी क्षतिपूर्ति के नाम से दिया गया है। अगर इस तरह के संचय या इस तरह के कोष दिए गए हैं तो हमको क्या करना है, इन सारे संचय कोष की राशि को जो सभी साझेदार होते हैं, पुराने या जो निवृत्त हो गया, सबको मिलाकर जो साझेदार होते हैं उन सभी साझेदारों में जो लाभ विभाजन अनुपात होता है उस अनुपात में हम इसको बांट देते हैं। और जब हम ये काम करते हैं तो यहाँ पर हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं। आइए देखते हैं हम कौन सी जनरल एंट्री यहाँ पर देंगे। को पेड की जाने वाली अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टू कैश, फिर से यहाँ पर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले सन्ड्री लायबिलिटीज, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज दी गई है उन सभी को हम यहाँ पर बुक वैल्यू पे एंट्री करेंगे। जैसे कि क्रेडिटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग फंड और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। इसके साथ ही अगर कोई साझेदार संपत्ति ले लेता है, खरीद लेता है, तो यहाँ हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई अघोषित दायित्व का, तो आपने देखा कि जब जनरल जो रिजर्व होते हैं, संचय होते हैं, उनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो विभाजन के साथ साथ हम किस तरह की जनरल एंट्री यहाँ पर देते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। रवि, सोम और मंगल 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2007 को निम्नांकित है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके चिट्ठे में दायित्व साइड में सबसे पहले सामान्य संचय 18,000 रुपए, लेनदार 12,000 रुपए है और इनकी जो पूंजी है वो रवि के हिस्से की 20,000, सोम के हिस्से की 18,000 और मंगल के हिस्से की 16,000 है और कुल मिलाकर ये पूंजी 54,000 रुपए है। संपत्ति साइड में अगर हम देखें तो भवन 40,000 रुपए मूल्य का है, फर्नीचर 20,000 रुपए मूल्य का है, देनदार 15,000 रुपए मूल्य का है और रोकड़ 9,000 रुपए मूल्य की है। 1 जनवरी 2008 को मंगल अवकाश ग्रहण करता है। निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। पहला समायोजन यहाँ ये कहता है कि फर्नीचर और भवन में 5% की वृद्धि हुई है, देनदारों में 10% अशुद्ध ऋण संचय है, लेनदारों पर 5% कटौती लगानी है और वैधानिक व्यय 200 रुपए के किए जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमको सिर्फ पुनर्मूल्यांकन खाता ही बनाना है तो हम समायोजनों को लाइन से देखते जाएंगे और उसके आधार पर हम यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भवन और फर्नीचर दोनों में 5% की वृद्धि हुई है और भवन का मूल्य यहाँ पर 40,000 रुपए है। अगर उसमें 5% की वृद्धि हुई है तो क्योंकि दोनों संपत्तियां हैं और संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो ये एक प्रकार का लाभ है और क्योंकि ये लाभ है इसलिए लाभ हानि खाता, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो क्योंकि बिल्डिंग जो थी वो पहले 40,000 की थी और 5% वृद्धि यानी कि 2,000 रुपए की उसमें वृद्धि हो गई है जो कि क्रेडिट साइड में आएगा भवन खाता को। दूसरा फर्नीचर जो है उसमें भी 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि फर्नीचर यहाँ पर बैलेंस शीट में जो है 20,000 का दर्शाया गया है। अगर हम उसमें 5% वृद्धि को दर्शाते हैं तो 1,000 रुपए की वृद्धि हुई है जो कि पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में हम फर्नीचर खाता को लिखेंगे और 1,000 रुपए दर्शाएंगे। अगला समायोजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचय का निर्माण करना है। हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि हमारे जो देनदार है वो 15,000 रुपए के हैं। अगर हम उन पर 10% अशुद्ध ऋण संचय का निर्माण करें तो 1,500 रुपए अशुद्ध ऋण संचय बनेगा। अब क्योंकि ये एक प्रकार की हानि है इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में हम इसे लिखेंगे अशुद्ध ऋण संचय खाता से और अमाउंट जो है क्योंकि 15,000 का 10% हमको कैलकुलेट करने के लिए करके लिखना है तो 1,500 रुपए इसकी अमाउंट होगी। अगला जो हमारा बिंदु है वो है लेनदारों पर 5% कटौती हमको लगानी है।
अब क्योंकि लेनदार हमारे लिए दायित्व है, और अगर दायित्व में किसी प्रकार की कटौती होती है तो वो एक प्रकार का लाभ है, और क्योंकि ये लाभ है इसलिए ये पुनर्मूल्यांकन खाते की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो लेनदार है वो 12,000 रुपए का है। अगर हम उस पर 5% की कटौती कर दें तो 600 रुपए की कटौती यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि ये लाभ है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे लेनदारों पर कटौती खाता को। 600 रुपए इसकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। अब आखिरी जो पॉइंट है वो है वैधानिक व्यय, क्योंकि ये व्यय है, लीगल एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस है, तो ये पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में आएगा। कानूनी व्यय 200 रुपए। सभी प्रकार के समायोजन जो प्रश्न में दिए गए थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो 3600 रुपए आती है। अगर हम इससे डेबिट साइड के अमाउंट यानी कि 1500 और 200 को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो शेष बचता है, बैलेंस जो बचता है वो 1900 रुपए का बैलेंस बचता है, जिसे कि हम तीनों साझेदारों के पूंजी खाते में वितरित कर देंगे। तो जब हम तीनों साझेदारों की पूंजी खाते में इस 1900 रुपए की राशि को वितरित करेंगे तो हम पुराने अनुपात का प्रयोग करेंगे, यानी कि 2:3:5 का प्रयोग करते हुए हम इसको वितरित करेंगे। तो रवि के हिस्से की जो पूंजी की राशि होगी वो होगी 380, सोम के हिस्से की जो राशि होगी वो होगी 570 और मंगल के हिस्से की जो राशि होगी वो 950 रुपए होगी। एक्स, वाई और जेड पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31 दिसंबर 2002 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। दायित्व में लेनदार 45,750 रुपए के हैं और पूंजी का बैलेंस एक्स के लिए 30,000, वाई के लिए 22,500 और जेड के लिए 22,500 रुपए है, जो कि कुल मिलाकर 75,000 है। संपत्ति में अगर बैंक रोकड़ को देखें तो 5,250 है, देनदार 52,500 के हैं, रहतिया 22,500, मशीन 37,500 और उपकरण 3,000 रुपए के हैं। बैलेंस शीट का टोटल 1,20,750 रुपए है। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसी दिन ख्याति का जो मूल्यांकन किया गया वो 27,000 रुपए है। रहतिया का मूल्यांकन 30,000 रुपए पर, मशीन का पुनर्मूल्यांकन 22,500 रुपए पर और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन 1,500 रुपए पर किया गया। संदिग्ध ऋणों के लिए 4,500 रुपए की संचिति का निर्माण करना है। लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाता का निर्माण करना है। सबसे पहले जब हम पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि समायोजन के अंतर्गत किन किन संपत्तियों के मूल्य में कमी या वृद्धि हो रही है और किन किन दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रहतिया जो है वो बैलेंस शीट में 22,500 रुपए से दर्शाया गया है, लेकिन समायोजन में रहतिये का मूल्यांकन 30,000 रुपए पर किया गया है। तो यहाँ देखने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि रहतिया के मूल्य में 7,500 रुपए की वृद्धि हुई है। अब क्योंकि रहतिया एक संपत्ति है और संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि लाभ है, ये पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में 7,500 रुपए से दर्शाया जाएगा। दूसरा जो हम समायोजन देखते हैं वो है मशीनरी का। बैलेंस शीट में जो मशीनरी का मूल्य है वो है 37,500, जबकि समायोजन में मशीनरी का मूल्यांकन 22,500 रुपए पर किया गया है। अब चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मशीनरी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर कम हो रही है, पहले 37,500 थी और अब 22,500 हो गई, यानी 15,000 रुपए मूल्य यहाँ पर कमी, 15,000 रुपए मूल्य की कमी यहाँ पर हो रही है। तो क्योंकि ये संपत्ति है मशीनरी और संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और ये एक प्रकार की हानि है, इसीलिए हम इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी खाता से 15,000 रुपए से। तीसरा एडजस्टमेंट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उपकरण है वो उपकरण हो गए, जो पहले था 3,000 रुपए का और बाद में वो उपकरण हो गया 1,500 रुपए का, यानी कि यहाँ पर उपकरण के मूल्य में
1500 रुपए की कमी हमको देखने को मिल रही है। अब क्योंकि उपकरण एक संपत्ति है और संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, तो इसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्योंकि 3000 रुपए से वो 1500 रुपए हो गया, यानी कि 1500 रुपए की कमी हुई है, तो ये डेबिट साइड में 1500 रुपए से कमी की राशि से दर्शाया जाएगा। अब क्योंकि संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि से संबंधित किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है, तो अब हम इस पुनर्मूल्यांकन खाते को क्लोज करेंगे और इसका जो बैलेंस है, जो डिफरेंस की अमाउंट है, उसे साझेदारों के पूंजी खाते में हम हस्तांतरित कर देंगे। तीसरा जो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है संदिग्ध ऋणों के लिए 4500 की संचिति का निर्माण किया गया। तो क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति है एक प्रकार की हानि है, तो इसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में 4500 रुपए से अंकित कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है, तो अब हम पुनर्मूल्यांकन खाते को क्लोज करेंगे और बैलेंस निकालकर हम उसे साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाते का जो डेबिट टोटल है वो 21000 का है। इसमें से जब हम क्रेडिट साइड के अमाउंट, यानी कि क्रेडिट अमाउंट हमारी 7500 है, इसे माइनस कर देंगे तो 13500 का बैलेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसे हम एक्स, वाई और जेड का जो पूंजी अनुपात है उसमें हम यहाँ पर इसे वितरित कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि एक्स, वाई और जेड की पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करना है, तो सबसे पहले हम पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे, यानी 30000 अनुपात 22500 अनुपात 22500। और जब हम इसको कैलकुलेट करके छोटा करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें 4:3:3 का अनुपात यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके आधार पर 13500 रुपए की जो बैलेंस अमाउंट है जिसे हमें पूंजी खाते में ट्रांसफर करना है, उसे हम यहाँ पर बांट लेंगे। तो एक्स के हिस्से में राशि आएगी 5400 रुपए, वाई के हिस्से में राशि आएगी 4050 रुपए और जेड के हिस्से में राशि आएगी 4050 रुपए। अब क्योंकि साझेदारों का पूंजी खाता हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम जो कार्य करते हैं साझेदारों का पूंजी खाता बनाते समय, वो है कि जो बैलेंस शीट का बैलेंस रहता है साझेदारों का, उसे हमें सबसे पहले ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर हम शेष लाया गया लिखकर साझेदारों का जो बैलेंस है 30000, 22500 और जेड का 22500, ये हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया तो वहां पर भी एक्स, वाई और जेड के हिस्से में कुछ लाभ हानि की राशि आई, उसे हम पूंजी खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता से, और 5400 रुपए एक्स के हिस्से में, वाई के हिस्से में 4050 रुपए और जेड के हिस्से में 4050 रुपए आ जाएगा। अब अगर हम ख्याति की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल ख्याति जो है फर्म की वो है 27000 रुपए। इसमें से जब हम रिटायर होने वाले साझेदार के हिस्से को अलग कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि 27000 में जो 3/10 हिस्सा है वो जेड का हिस्सा है, और ये हो जाता है 8100, यानी 8100 हो जाता है। यानी फर्म की कुल ख्याति में जेड का हिस्सा 8100 रुपए है, जिसे एक्स और वाई को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उनका जो बचा हुआ उनका जो शेष अनुपात है, जिसमें पहले वो लाभ हानि वितरित करते थे, उसी अनुपात में उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो क्योंकि उनका पुराना अनुपात जो था वो है 4:3:3, इसमें से अगर जेड का हिस्सा हटा दिया जाए क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो गया, तो एक्स और वाई का जो नया अनुपात आता है वो आ जाता है 4:3। अब जब 8100 को हम 4:3 में बांटते हैं तो x का जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा 4/7 के हिसाब से 4629 रुपए, और y का जो हिस्सा होगा वो 3/7 के हिसाब से 3471 रुपए हो जाएगा। अब क्योंकि जब हम ख्याति का बंटवारा करते हैं बचे हुए शेष साझेदारों में जब, तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री पास करते हैं पुराने शेष साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाता से, यानी कि x का पूंजी खाता डेबिट, y का पूंजी खाता डेबिट, z के पूंजी खाता से। तो इस जनरल एंट्री के आधार पर हम यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे
पूंजी खाते के डेबिट साइड में जेड के पूंजी खाता से एक्स में आएगा 4629 और वाई में 3471 जो कि हमने कैलकुलेट किया है। अब क्योंकि यहाँ पर जो रिटायर होने वाला साझेदार है उसका भी पूंजी खाता प्रभावित हो रहा है, तो विपरीत प्रविष्टि एक उसकी भी की जाएगी, यानी कि पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में एक्स के पूंजी खाता को 4629 जो कि जेड में आएगी और वाई के पूंजी खाता को 3471 जो कि जेड में आएगा। इस तरह हम देखते हैं कि जेड जो कि रिटायर हो रहा है उसका जो टोटल अमाउंट है क्रेडिट साइड का वो है 30,600। जब इसमें डेबिट अमाउंट हम माइनस करते हैं 4,050 तो इसका जो बैलेंस आता है वो आता है 26,550 जो लोन अमाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वाई जो क्रेडिट साइड में है 22,500, उसमें जब हम वाई का डेबिट साइड माइनस करते हैं 4,050 और 3,771 तो इसका जो बैलेंस बचता है वो 14,979 रुपए बचता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम x का बैलेंस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि x का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 30,000। इसमें से जब हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं यानी कि 5400 और 4,629 रुपए माइनस करते हैं तो 19,971 रुपए इसका बैलेंस आता है। अब क्योंकि जेड फर्म से निवृत्त हो गया है इसलिए हम उसकी जो अमाउंट है उसके हिस्से का, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और x और y क्योंकि अभी भी फर्म में बने हुए हैं तो उनके हिस्से की जो डिफरेंस की अमाउंट आती है उसे हम शेष या बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। दिग्विजय, ब्रिजेश तथा पराक्रम फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 है। इनका बैलेंस शीट दिया गया है जिसके अंतर्गत दायित्व की जो राशि है वो है लेनदार की 49,000, संचय 18,500, दिग्विजय की पूंजी 82,000, ब्रिजेश की पूंजी 60,000 और पराक्रम की पूंजी 75,500। संपत्ति को देखें तो इसमें रोकड़ है 8,000, देनदार 19,000, स्टॉक है 42,000, भवन 2,07,000 और पेटेंट का मूल्य 9,000 है। कुल मिलाकर ये पूरी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 2,85,000। समायोजन पर एक नजर डालें तो देखते हैं कि 31 मार्च 2007 को ब्रिजेश जो है वो फर्म से पृथक होता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन यहाँ पे 70,000 रुपए पर किया गया, लेकिन पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 2,000 रुपए मूल्य के डूबत ऋण को अपलिखित किया गया। पेटेंट को मूल्य रहित माना गया यानी कि उसका मूल्य शून्य कर दिया गया। यहाँ पर हमें पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और पुनर्मूल्यांकन खाता के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे किन किन संपत्तियों का मूल्य कम हुआ है या ज्यादा हुआ है या किन दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन हुआ है। तो समायोजन में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो 2,000 रुपए मूल्य का डूबत ऋण दिया गया है जो कि एक प्रकार की हानि है और क्योंकि यह हानि है इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में हम डूबत ऋण खाता से 2,000 रुपए की एंट्री करेंगे। दूसरी जो बात पुनर्मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पर दी गई है वो है पेटेंट को मूल्य रहित माना जाए, यानी कि पेटेंट को पूरा का पूरा शून्य कर दिया गया। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि पेटेंट की जो वैल्यू है वो 9,000 है और यहाँ पर पेटेंट शून्य हो गया, यानी कि पूरा का पूरा 9,000 रुपए का यहाँ पर लॉस हमको पेटेंट के लिए दिखाई देता है। तो पूरे के पूरे 9,000 के लॉस को हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में पेटेंट खाता से इस प्रकार इसकी प्रविष्टि करेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य किसी प्रकार का कोई समायोजन पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो हम पुनर्मूल्यांकन खाते को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और देखते हैं कि जो पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट टोटल है वो है 11,000। तो पूरी की पूरी 11,000 रुपए की राशि को हम क्रेडिट साइड में ले आएंगे और उसे साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर देंगे। अब इस 11,000 रुपए की राशि को हमको किस अनुपात में बांटना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो लाभ हानि विभाजन अनुपात था 2:2:1 था। तो 11,000 रुपए की इस राशि को हम 2:2:1 में जब बांटेंगे तो दिग्विजय के हिस्से में 4,400, ब्रिजेश के हिस्से में 4,400 और पराक्रम के हिस्से में 2,200 रुपए की राशि आएगी। इस तरह से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार हो गया। अब हम इसके आधार पर पूंजी खाते का निर्माण कर लेंगे। पूंजी खाते में हम देखते हैं कि
जो बैलेंस शीट का बैलेंस है पूंजी का, उसे हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में उसकी प्रविष्टि कर लेंगे, जो कि दिग्विजय के हिस्से में 82,000, ब्रजेश के हिस्से में 60,000 और पराक्रम के हिस्से में 75,500 दी गई है। अब हम सेकंड कंडीशन में रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष है उसे ट्रांसफर करेंगे। तो क्योंकि डेबिट शेष दिया गया है, इसे हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ब्रजेश के हिस्से में 4,400 और पराक्रम के हिस्से में 2,200। और अब क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाते का जो शेष है वो 11,000 रुपए जो दिग्विजय, ब्रजेश और पराक्रम के हिस्से में बांटा गया है, वहां हमको ये देखना है कि पहले हम जो साझेदार शेष है जो सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं उनके हिस्से की जो राशि है, यानी कि ब्रजेश के हिस्से की राशि 4,400 और पराक्रम के हिस्से की जो राशि है 2,200, उसे हम यहाँ पर बांट देंगे। और दिग्विजय क्योंकि रिटायर होने वाला साझेदार है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ख्याति की राशि दी गई है 70,000 रुपए, उसमें से जो निवृत्त होने वाला साझेदार है यानी ब्रजेश का हिस्सा कितना है, तो यहाँ हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो हम देखते हैं कि 70,000 में जो ब्रजेश है उसका भाग 2/5 है, 2:2:1 के हिसाब से। तो 70,000 गुणित 2/5 हम करते हैं तो ब्रजेश का ख्याति में हिस्सा 28,000 रुपए हमें ज्ञात हो जाता है। इस 28,000 को जो शेष साझेदार है दिग्विजय और पराक्रम वो बांट लेंगे अपने जो इनका बचा हुआ अनुपात है। जैसे जो इनका पुराना अनुपात था वो था 2:2:1, तो इसमें से ब्रजेश को अगर अलग कर दिया जाए तो इनका नया अनुपात जो बचता है वो होता है 2:1। तो ये जो 28,000 रुपए की जो ख्याति है इसको 2:1 में ये बांट लेंगे। तो दिग्विजय का हिस्सा 18,667 रुपए और पराक्रम का हिस्सा 9,333 रुपए प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम जैसे पहले प्रविष्टि करते थे बिल्कुल वैसे ही इसकी हम प्रविष्टि कर लेंगे, यानी कि इसके जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो जनरल एंट्री होगी दिग्विजय का पूंजी खाता डेबिट, पराक्रम का पूंजी खाता डेबिट, ब्रजेश के पूंजी खाता से। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री कर लेंगे, यानी कि हम दिग्विजय और पराक्रम के पूंजी खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे ब्रजेश के पूंजी खाता से, और दिग्विजय के हिस्से में 18,667 रुपए और पराक्रम के हिस्से में 9,333 रुपए की एंट्री करेंगे। और फिर हम इसकी विपरीत प्रविष्टि कर देंगे, यानी कि क्योंकि अब दिग्विजय का जो ब्रजेश का जो पूंजी खाता था वो क्रेडिट हुआ है, तो दिग्विजय के पूंजी खाता को 18,667 रुपए और पराक्रम के पूंजी खाता को 9,933 रुपए से इसकी विपरीत प्रविष्टि हम कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता आया है उसका हमको शेष मिला है 4,400, दिग्विजय के लिए, ब्रजेश के लिए 4,400 और पराक्रम के लिए 2,200। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो नया पॉइंट इस क्वेश्चन में आया है वो है रिजर्व, क्योंकि बैलेंस शीट में रिजर्व भी दिया गया है और ये रिजर्व की जो अमाउंट है वो है 18,500। तो 18,500 की अमाउंट को हम तीनों साझेदारों में जो हमारा अनुपात है 2:2:1 उसमें वितरित कर देंगे। तो ये क्योंकि रिजर्व है इसे हम क्रेडिट साइड में जब लिखेंगे तो इसकी एंट्री होगी दिग्विजय के हिस्से में 7,400, ब्रजेश के हिस्से में 7,400 और पराक्रम के हिस्से में 3,700 रुपए आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम ब्रजेश के हिस्से का बैलेंस यहाँ पर निकालते हैं तो ब्रजेश का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वहां पर जो उसका टोटल अमाउंट आता है वो आता है 95,400, और उसमें से अगर हम उसका डेबिट बैलेंस यानी 4,400 रुपए माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें जो धनराशि प्राप्त होती है वो 91,000 रुपए है, जिसे कि हम ब्रजेश के लोन अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर 91,000 रुपए की राशि ब्रजेश के खाते में आ गई। अब हम पराक्रम का जब बैलेंस निकालेंगे तो हम देखते हैं कि पराक्रम का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 79,200। अगर इसमें से हम उसके डेबिट बैलेंस को यानी कि 9,333 और 2,200 को माइनस करते हैं तो 67,667 जो है उसका बैलेंस निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दिग्विजय का जो क्रेडिट टोटल है यानी 89,400,
इसमें से जब हम दिग्विजय का डेबिट टोटल माइनस कर देते हैं तो हमें 66,333 जो है वो इसका बैलेंस हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो साझेदारों का पूंजी खाता था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर जो नया हमको बनाना है, जो अब तक हमने किसी प्रश्न में नहीं बनाया, वो है बैलेंस शीट 31 मार्च 2007 की जो बैलेंस शीट है नई फर्म की, क्योंकि अब ये नई फर्म बन चुकी है। पहले इस फर्म में 3 साझेदार थे, अब ब्रिजेश क्योंकि अवकाश ग्रहण कर लेता है तो 2 साझेदार है और काफी कुछ परिवर्तन हुआ है इनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में। यहाँ पर गेनिंग रेशियो की भी बात आ सकती है। गेनिंग रेशियो यानी लाभ प्राप्ति अनुपात भी आएगा, क्योंकि जो साझेदार बचे हुए हैं उनके लिए हमने नया अनुपात भी निकाल लिया। तो जब हम लाभ प्राप्ति अनुपात की कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो हम देखते हैं कि नए में से पुराना अनुपात जब हम घटाते हैं तो दिग्विजय का जो गेनिंग रेशियो है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, वो है 4/5 और पराक्रम का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो है 2/15। दिग्विजय का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो है 4/15 और पराक्रम का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो है 2/15, यानी कि इनका जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो 4:2, या हम कह सकते हैं कि 2:1 है। अब इस तरह से हम जब नए फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेडिटर जो लेनदार है वो पहले की जैसे 49,000 के हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है वहां से हमको ये पता चला है कि ब्रिजेश के हिस्से का लोन 91,000 है, तो उसे हम, क्योंकि लायबिलिटी है हमारी, तो उसे हम 91,000 यहाँ पर लिखेंगे। साथ में हमने यहाँ पर जब कैपिटल अकाउंट बनाया तो हमने देखा कि दिग्विजय और पराक्रम के हिस्से की पूंजी खाते का जो बैलेंस था उसे भी हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो दिग्विजय के हिस्से का जो बैलेंस था वो था 66,333 और पराक्रम के हिस्से का जो बैलेंस था वो था 67,667। तो ये जो टोटल है बैलेंस शीट का वो हो जाता है 2,74,000। क्रेडिट की अगर हम बात करें तो जब भी हमको बैलेंस शीट बनाना हो तो हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखते रहें और सिर्फ हमको ये देखना है कि उस बैलेंस शीट में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इससे ये बैलेंस शीट बहुत आसानी से बन जाएगी और किसी एक टॉपिक के जहाँ पे छूटने की संभावना होती है तो वो नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश हम लिखेंगे 8,000, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो 19,000 रुपए के डेटर्स थे, लेकिन समायोजन में हमने देखा कि 2,000 रुपए हमने इसमें से बैड डेब्ट्स कर दिए, तो 17,000 रुपए के हमारे यहाँ पर देनदार बचे हैं। स्टॉक की अगर हम बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो 42,000 ही रहेगा। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो 2,07,000 ही है। और पेटेंट को अगर हम देखें तो हमने देखा कि पेटेंट के मूल्य को शून्य कर दिया गया, यानी कि अब हमारे पास फर्म में किसी प्रकार का कोई पेटेंट नहीं है। इसके आगे कोई संपत्ति नहीं दी गई है। अब हम इसको टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बैलेंस शीट हमारी यहाँ पे टैली हो रही है 2,74,000 रुपए से। अब क्योंकि हमारा एक जो मेन टॉपिक है वो है कि जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त हो गया, फर्म से चला गया, जा रहा है, तो अगर वो निवृत्त होकर जा रहा है तो स्वयं उसको हमको उसके हिस्से की राशि का भुगतान करना है, और अगर मृत कोई साझेदार है तो उसका जो उत्तराधिकारी है संलेख के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को हमको उस मृत साझेदार के हिस्से की राशि का भुगतान करना होता है। तो कितनी राशि का भुगतान निवृत्ति या मृत्यु की दशा में साझेदारों को किया जाना है, इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो पूरी प्रक्रियाबद्ध कैलकुलेशन होती है और साझेदारी अधिनियम 1932 के बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका क्रम होता है उसके अनुसार हम अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को प्राप्त होने वाली राशि की कैलकुलेशन हम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, उनका जो अपना पुनर्मूल्यांकन खाता है और चालू खाता है या पूंजी खाता है उसका क्रेडिट शेष हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे अविभाजित संचय होते हैं, संचिति होती है और लाभ होती है, तो हम ये भी देख लेंगे कि क्या उस संचिति और लाभ में उस रिटायर होने वाले मृत साझेदार के हिस्से की कितनी राशि थी। उसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि फर्म की ख्याति में हिस्सा। अब जितने साझेदार फर्म में होते हैं सबका ख्याति में कोई ना कोई हिस्सा होता है, तो हमने इसके पहले स्टेप में जो देखा कि फर्म की ख्याति में हम हिस्सा जो रिटायर या मृत साझेदार है उसका हिस्सा हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगले क्रम में हम देखते हैं कि पूंजी पर ब्याज कोई है क्या, उस साझेदार
के द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज अगर कुछ ड्यू है तो उसको भी हम इस राशि में इंक्लूड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेतन कुछ ड्यू हो रहा है क्या वो जो मृत या निवृत्त साझेदार है वो कहीं प्रबंधक के रूप में अगर मान लो काम कर रहा हो या किसी अन्य कर्मचारी के रूप में वो फर्म में काम कर रहा हो तो उसके हिस्से में कुछ वेतन ड्यू है क्या, देय है क्या, अगर है तो फिर उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई अन्य राशि, बहुत सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते रहते हैं फर्म में, अगर उसके हिस्से में कुछ ऐसी राशि आती है जो अभी तक ड्यू थी फर्म में तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसने जो निवृत्त या अमृत साझेदार है कभी फर्म को कोई ऋण दिया था या फर्म से कोई ऋण लिया था तो उस पर जो ब्याज है और उसकी जो मूल राशि है उसकी कैलकुलेशन को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि निवृत्त साझी को देय राशि की गणना में हम किन किन राशियों को कैलकुलेट करेंगे और शामिल करते जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी से कुछ राशि फर्म को लेनी भी होती है। कई बार ऐसे होता है कि उनकी तरफ से भी ड्यू रहती है, हमको फर्म को लेनी रहती है उनसे राशि। तो कौन कौन सी ऐसी राशियाँ रहती है जो हम उनसे लेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के आहरण की राशि और इन पर देय ब्याज। हो सकता है वो निवृत्त साझेदार या मृत साझेदार कभी उसने फर्म से किसी राशि का आहरण यानी निजी व्यय के लिए उसने कुछ राशि फर्म से आहरित की हो, तो क्या उसने ये राशि लौटा दी या उस पर ब्याज भी लौटा दिया या नहीं लौटाई है, अभी उसके हिस्से में वो शेष आ रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और जो उससे प्राप्त होने वाली राशि है उसमें हम उसको शामिल करेंगे। दूसरा, यहाँ हम देखेंगे कि जो निवृत्त या मृत साझेदार है उसका अगर पूंजी खाता बनाया गया है या किसी कंडीशन में हम चालू खाता भी बनाते हैं तो पूंजी या चालू खाता बनाते समय कहीं डेबिट बैलेंस तो नहीं आ रहा है, यानी उसके हिस्से से फर्म को प्राप्त होने वाली राशि तो नहीं दर्शाई गई है। अगर ऐसा है तो वो राशि भी हमको उस साझेदार से लेनी है। तीसरा, हम ये भी देखेंगे कि अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक फर्म की किसी हानि में उसका हिस्सा प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है फर्म को कि नहीं, इसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं और वहाँ पे किसी प्रकार की हानि आ जाती है, अगर पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष हानि को दर्शाता है तो उसमें जो हानि का हिस्सा है, क्योंकि वो सभी साझेदारों को देय होता है तो साथ ही साथ वो निवृत्त या मृत साझेदार को भी देय होगा। उसके बाद अन्य, जैसे बहुत सारे हमने उसके पक्ष में देय राशि को देखा कि बहुत सारे ऐसे इनकम एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो उस निवृत्त या मृत साझे के खाते में जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे व्यय या ऐसे खर्च भी हो सकते हैं जो उस मृत या निवृत्त साझेदार द्वारा यहाँ पर करने अभी बचे हों, तो वो जो अन्य व्यय होते हैं, जो ड्यूज होते हैं अन्य, उनको भी हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि जो निवृत्त या मृत साझेदार हैं उनको किन किन राशियों का भुगतान करना है और दूसरी उनसे किन किन राशियों को हमको फर्म को लेना है। अब ये जो साझेदारों को राशि का भुगतान करना है उनको किस किस तरह से हम फर्म से राशि का भुगतान कर सकते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि देय राशि का भुगतान एक मुश्त कर दिया जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ज़्यादा है राशि तो किस्तों में भुगतान किया जाए। अब दोनों ही कंडीशन में अलग अलग दशाएं क्योंकि यहाँ पे बन रही है तो एंट्रीज और कैलकुलेशन में भी चेंजेस आते हैं। जब हम निवृत्त साझेदार को देय राशि अगर हम एक मुश्त कर देते हैं तो वहाँ पर जनरल एंट्री जो होती है वो हम करते हैं निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाता से, क्योंकि हमने निवृत्त साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को पूरी की पूरी राशि एक साथ दे दी, एक मुश्त जिसे हम कहते हैं। लेकिन कई बार फर्म में ऐसी दशाएं नहीं बन पाती है, फर्म के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक साथ पूरी राशि का भुगतान कर सके। ऐसे कंडीशन में निवृत्त या अमृत साझेदार के उत्तराधिकारी को जो देय राशि होती है उसको हम ऋण मान लेते हैं और कई किस्तों में 2-3-4 किस्तों में अलग अलग हम उनको टाइम पे जैसा भी समझौता हुआ रहता है उसके अनुसार हम उसका भुगतान करते जाते हैं। तो जब मृत साझेदार के उत्तराधिकारी या निवृत्त साझेदार को ये जो देय राशि का भुगतान हम किस्तों में करते हैं तो इसके कैलकुलेशन और अकाउंटिंग में भी थोड़ा सा चेंज होता है। आइए हम इस तरह का एक प्रश्न देखते हैं जब हम उसको निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान किस्तों में करते हैं।
तो आपने देखा कि किस प्रकार जो पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन किस्तों में राशि का भुगतान करने पर एक अतिरिक्त खाते का निर्माण हमको यहाँ पर करना पड़ता है।